डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी अपन डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ये है क्या, एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी है क्या। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इनसेपरेबली रिलेटेड विद देयर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स। तो हम सबको पता है कि कोई भी जीव है वो वातावरण से क्रिया करेगा, उसके संपर्क में रहेगा या दूसरे जीवों के लगातार संपर्क में रहता है। दिस इंटरस्पेसिफिक ये इंटर रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स विद देयर फिजिकल एंड बायोटिक एनवायरनमेंट इज स्टडीड अंडर ए सेपरेट डिसिप्लिन ऑफ साइंस विच इज नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो ये इनके बीच की जो जीवों के सजीवों के आपस की और सजीवों के वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया होती है, इस अंतःक्रिया के अध्ययन को ही अपन इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। तो कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। हिकल ने कहा कि इट इज रिलेशन ऑफ एनिमल टू इट्स ऑर्गेनिक एज वेल एज इट्स इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, particularly its friendly or hostile relation to those animals or plants with which it come in contact। तो ये वही बात है कि सजीवों के आपस की और जो वातावरण के साथ अंतःक्रिया है, जो संपर्क में आते हैं, उनके अंतःक्रिया के अध्ययन को अपन एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी कहते हैं। द साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री, नेचर की स्टडी। भाई नेचर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, बायोटिक पार्ट और एबायोटिक पार्ट। तो नेचुरल हिस्ट्री की स्टडी को भी अपने, साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री की स्टडी को भी अपने एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, चार्ल्स एल्टन ने कहा है स्टडी ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, यानी बायोटिक जो कम्युनिटी है उसकी स्टडी। बायोटिक कम्युनिटी में कई सारी पॉपुलेशंस होती हैं। पॉपुलेशंस हमेशा वहाँ के वातावरण के अंदर जो फिट बैठती हैं, कोई भी जीव जो वातावरण के प्रति अनुकूलित है वही वहाँ सर्वाइव कर सकता है, वही पॉपुलेशन वहाँ सर्वाइव कर सकती है। तो उसी टाइप की अनुकूलताओं की जो अनुकूलता युक्त पॉपुलेशंस होती हैं, उन पॉपुलेशंस के समूह को अपन कम्युनिटी कहते हैं। तो वहाँ कैसी कम्युनिटी पाई जाती है, उसके आधार पे अपन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ का बायोटिक और एबायोटिक जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो कैसा है। The most popular and most comprehensive definition of ecology is the study of animal and plant in their relation to each other and to their environment। यानी जीव जंतुओं का आपस का पारस्परिक अंतःक्रिया और वातावरण के साथ अंतःक्रिया। कोई भी जीव जो उस वातावरण के अंदर पाया जाता है वो वातावरणीय कारकों का या एनवायरमेंटल जो फैक्टर हैं उनका प्रोडक्ट है। तो उसके आधार पे अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ की एनवायरनमेंट कैसा है, बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट कैसा है। अब एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर एनवायरनमेंट फॉर देयर सब्सटेंस एंड इज इंसेपरेबली रिलेटेड विद इट। In other words, the environment refers the surrounding of an organism which have direct influence on the activity of the organism. Thus, the relationship existing between the organisms and the environment is reciprocal। तो ये वातावरण के साथ जीव है, वातावरण के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वातावरण से करेगा। ये चाहे बायोलॉजिकल पार्ट हो चाहे एबायोटिक पार्ट हो। The environment include both physical और नॉन लिविंग एंड लिविंग या बायोटिक एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं। इसी विज्ञान का नाम भी एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, यानी एनवायरनमेंट प्लस बायोलॉजी। तो इसके अंदर एक तो फिजिकल पार्ट होता है और दूसरा बायोलॉजिकल पार्ट होता है। फिजिकल पार्ट के अंदर ये क्लाइमेट वगैरह एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, ये आ जाते हैं, मीडियम आ जाता है। और दूसरा बायोलॉजिकल पार्ट है, उसमें दूसरी जाति के जीव जंतु पेड़ पौधे ये आ जाते हैं। तो इनकी आपस की जो पारस्परिक इंटरेक्शन है वो इसके अंदर अध्ययन की जाती है। द फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इंक्लूड द मीडियम एंड क्लाइमेट। तो इसके अंदर जो फिजिकल पार्ट है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो मीडियम और दूसरा क्लाइमेट।
द मीडियम एंड द क्लाइमेट कंसिडरेबली अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जीव जंतुओं की एक्टिविटी को ये चीज़ें रेगुलेट करती हैं, यानी ये लिमिटिंग ये जो जंतुओं का डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्लाइमेट के आधार पे ही डिसाइड होता है। द बायोटिक एनवायरनमेंट रेफर टू रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमोंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और जो बायोलॉजिकल पार्ट है उसके अंदर दूसरी जाति के जीव जंतु और वहाँ के पेड़ पौधे वनस्पति हैं वो आती हैं। मोजर ने बताया है एनवायरनमेंट को डिफाइन एज द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एनिमल्स चांस टू सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन। मोजर ने बताया कि एनवायरनमेंट वो टोटल सम है सजीव और निर्जीव का टोटल जो जंतु को सर्वाइव करने में रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में अपन सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल या एबायोटिक फैक्टर। तो दो पार्ट हैं, फिजिकल और लिविंग पार्ट। तो सबसे पहले अपन फिजिकल फैक्टर हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, या फिजिकल या फैक्टर के बारे में। फिजिकल और एबायोटिक फैक्टर। द फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड मीडियम एंड क्लाइमेट। मीडियम के अंदर 4 टाइप ऑफ मीडियम्स पाए जाते हैं, सोइल, वाटर, एयर एंड बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ पैरासाइट्स। सबसे पहले सोइल की बात करते हैं अपन। It is the upper part of the surface layer of the earth. It is formed by the weathering of underlying rock in association with organic matter and with the living organism। तो ये पता ही है अपने को, जो सोइल है ये अंडरलाइंग जो रॉक्स होती हैं उनके लगातार वेदरिंग के द्वारा ये बारीक से बारीक होती चली जाती है, और इसमें जब ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है तो वो जंतुओं की सर्वाइव के लिए अनुकूलित हो जाती है। सोइल कंटेन ए वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एडिशन टू ग्रेवल। Solid shells of stone, finely divided particles of minerals, matter such as silt or clay depending upon the texture। तो मिट्टी की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग जगह की अलग अलग मिट्टी होती है, उसके अंदर सिल्ट कितनी है, पार्टिकल साइज कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ये वहाँ के जंतु को देख के यहाँ कैसे जंतु जीव जंतु रहेंगे, कैसे पेड़ पौधे रहेंगे, ये जो टेक्सचर है वो डिसाइड करती है। Microorganisms, plants and burrowing animals are found abundantly in the soil. In it, soil bacteria very useful and form the most numerous inhabitant of the soil। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। प्लांट, burrowing animals, प्लांट्स वगैरह सब डिसाइड, यहाँ की मिट्टी डिसाइड करेगी कि यहाँ किस प्रकार के जीव हैं वो पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लगातार जो सोइल फॉर्मेशन है उसके अंदर सहायता करते हैं। सेकंड मीडियम है यानी रहने के लिए अनुकूल जगह। सेकंड मीडियम है वाटर। इट कवर्स अबाउट 73 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड प्रोवाइड्स द मोस्ट एक्सटेंसिव मीडियम फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स। तो सबसे बड़ा जो मीडियम है वो पानी है, लगभग धरती का 73% पार्ट है उसको कवर करता है। इसके अलावा it constitutes a major portion of the protoplasm and is a primary controlling factor of the organism। तो जंतुओं की एक्टिविटी से अपने प्रोटोप्लाज्म का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। जंतुओं की जो कंट्रोलिंग फैक्टर है, यानी किस प्रकार के जंतु, कितने जंतु किस डेंसिटी के अंदर पाए जाते हैं, ये पानी की मात्रा डिपेंड करती है। थर्ड मीडियम है एयर। इट फॉर्म्स एटमोसफियर ऑफ द अर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ इनर्ट गैसेस। तो कुछ एक इनर्ट गैसेज भी पाई जाती हैं, ये भी एक मीडियम का काम करती है। बाकी ये इनर्ट गैसों के बारे में बताए गए। The inert gas, all the main component of air serve as the raw material and each play an important role in the life of organisms। लास्ट का जो मीडियम है बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, जो पैरासाइट हैं वो जो दूसरों के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं उनके लिए मीडियम है वो जो होस्ट होगा उसकी बॉडी होगी। सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइव एज पैरासाइट ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ other organisms। These derive their nourishment from the body of host without causing its death।
द पैरासाइट अंडरगो वेरियस मोर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन टू सूट द कंडीशन ऑफ द होस्ट। तो जो पैरासाइट्स होते हैं उनको होस्ट की बॉडी है वही मीडियम का काम करती है, रहने के लिए सतह या जगह पर प्रोवाइड करती है। तो लगातार होस्ट बॉडी से ये न्यूरिशमेंट अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। हाँ, उसको मारते नहीं है, ये डेथ ना हो जाए, इनकी लगातार उनको न्यूरिशमेंट मिलता रहे। सेकंड इसका पार्ट है इट क्लाइमेट। क्लाइमेट में आता है इट इज द एवरेज ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर ए गिवन एरिया। तो द मेन क्लाइमेटिक फैक्टर आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, विंड, रेनफॉल, स्नो एटसेट्रा। दीज हैव बीन डिस्कस इन, ये अपन आगे चल के एक एक करके डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जीवों की एक्टिविटी को, उनके हर आदत को, उनके बिहेवियर को, ये सब चीज़ें रेगुलेट करती हैं। थर्ड है केमिकल फैक्टर। बिसाइड फिजिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट, सर्टेन केमिकल फैक्टर आर आल्सो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। These are gases: oxygen, carbon dioxide, hydrogen ion concentration, pH, hydrogen sulfide, nutrients, etc. तो एनवायरनमेंट का ये तो हो गया एबायोटिक पार्ट। दूसरा होता है इसके बायोटिक पार्ट, और उसके बायोटिक फैक्टर्स के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंदर अपने को पता है जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं वो आते हैं। द लिविंग और बायोटिक एनवायरनमेंट डील विद the interaction among different organisms of the same or different species. The interaction among the individuals of the same species is known as intraspecific relationship, जो इथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। This relationship among the members of the same species is for the reproduction, assistance, competition for the food and space। तो ये जो चीज़ें हैं इनके द्वारा जीवों के अंदर आपस में ये इंटरेक्शन होगा, वो रिप्रोडक्शन में असिस्टेंस के लिए, कंपटीशन आदि चीज़ें पैदा करती हैं इस सेम जाति का जो है। द इंटरेक्शन अमोंग द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। सच रिलेशनशिप में बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू बोथ द पार्टीज। तो जो अलग अलग जातियों के बीच में इंटरेक्शन होता है उसको अपन कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। एक जाति के साथ दूसरी जाति के, ये लाभदायक भी हो सकता है, नुकसानदायक भी होता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप आर टू टाइप: सिम्बायोसिस एंड एंटागोनिज्म। सिम्बायोसिस के अंदर अगर जातियों को फायदा मिल रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसको अपन सिम्बायोसिस में कहेंगे। और अगर एक जाति नुकसान में जा रही है तो उसको अपन एंटागोनिज्म कहेंगे। इन सिम्बायोसिस वन और द बोथ पार्टनर आर बेनिफिटेड। इसमें एक या दोनों जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बेनिफिटेड होंगे। वाइल द एंटागोनिज्म एट लीस्ट वन ऑफ द स्पीशीज इज हार्म्ड। और एंटागोनिज्म में कम से कम एक जाति को नुकसान होगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। दो भागों में सिम्बायोसिस को, म्यूचुअलिज्म और कॉमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों जातियों को बेनिफिट हो रहा है, कॉमेंसलिज्म में एक जाति को बेनिफिट हो रहा है और दूसरी जाति को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। In mutualism, both the partner are benefited, while the commensalism only one of the partner is benefited. The relationship between the member of different species in which one or the both are harmed is termed antagonism. तो एंटागोनिज्म में अपन देखते हैं तो कम से कम एक जाति या फिर दोनों जातियों में नुकसान झेलना पड़ता है। The relationship of antagonism includes antibiosis, exploitation and competition. These have been इनको अपन आगे चल के डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके एंटागोनिज्म के अंदर अपन देखते हैं एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस का मतलब होता है कोई एक जाति ऐसा पदार्थ या सेक्रेट करती है जो दूसरी जाति के लिए नुकसानदायक होती है। एक्सप्लोइटेशन में पैरासाइटिज्म अपन और प्रीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक जाति दूसरी जाति भोजन के लिए दूसरी जाति पे निर्भर करती है, तो एक को नुकसान और एक को फायदा होता है। और तीसरा है कंपटीशन, जिसमें दोनों जो जातियां हैं वो नुकसान के अंदर आती हैं।